वक्त की अदालत में हर फैसला नहीं होता, जो दिखता है वही पूरा किस्सा नहीं होता। सफर लंबा हो तो मील के पत्थर गिने जाते हैं, मगर मंजिल का सच सिर्फ आंकड़ों से बयां नहीं होता। 12 साल किसी सरकार के लिए यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उपलब्धियों, वादों, फैसलों और सवालों का पूरा इतिहास होता है। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिन पूरे करते हुए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यूपीआई की डिजिटल क्रांति, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई दावों को देश के सामने रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की आर्थिक तस्वीर उतनी ही चमकदार है जितनी दिखाई जा रही है? अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो बेरोजगारी का सवाल क्यों कायम है? अगर महंगाई नियंत्रण में है, तो आम आदमी की जेब पर दबाव क्यों महसूस हो रहा है? अगर विकास हो रहा है, तो क्या उसका लाभ देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है? आज हम किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और जमीनी हकीकत के जरिए देखेंगे मोदी सरकार के 12 साल का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 2025-26 में देश ने करीब 7.7% की आर्थिक विकास दर दर्ज की। ऐसे समय में जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का सामना कर रही थी, भारत का प्रदर्शन मजबूत माना जा रहा है। 12 साल पहले 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब $2 ट्रिलियन की थी। आज 2026 में वह बढ़कर $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। इसी के साथ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2026-27 में भारत की विकास दर करीब 7% से अधिक रहने का अनुमान है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज मानी जा रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी करीब $2800 के आसपास है। यानी देश की अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हर नागरिक तक समृद्धि समान रूप से पहुंची है या नहीं, यह बहस अभी भी जारी है। लेकिन क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही पूरी कहानी बताती है? यही तस्वीर बदलती नजर आती है। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2813 है, जो कई विकसित देशों से तो दूर कुछ पड़ोसी देशों के बराबर या उनसे भी कम दिखाई देती है। यानी देश का आर्थिक आकार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस विकास का लाभ आम नागरिक तक उसी गति से पहुंच रहा है? मोदी सरकार के 12 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। 2014 में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई करीब 91,000 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी लगभग दोगुनी हो गई है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क लगातार विस्तार कर रहा है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेलवे के आधुनिकीकरण को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियां गिनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भारत को भविष्य का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बताया। सरकार का लक्ष्य है कि भारत सिर्फ उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन केंद्र बने। वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान देश की जीडीपी में करीब 16 से 17% है और यह करोड़ों लोगों का रोजगार देता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के कारण भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। आशंका जताई जा रही है कि यदि घरेलू उद्योग पर्याप्त प्रतिस्पर्धी नहीं बने, तो विदेशी उत्पाद भारतीय बाजार पर और ज्यादा कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा महंगा लॉजिस्टिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्च और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी समस्याएं मेक इन इंडिया की रफ्तार को प्रभावित कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भारत के भविष्य का आधार बताया। 2014 में जहां देश में एक भी प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई नहीं थी, वहीं आज कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए के निवेश की योजनाएं आगे बढ़ा रही है। हालांकि हकीकत यह भी है कि भारत अभी ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से काफी पीछे है। दिलचस्प बात यह है कि 1960 और 70 के दशक में भारत ने इस क्षेत्र में शुरुआती कदम दुनिया के कई देशों से पहले उठाए थे। लेकिन 1989 में मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स में लगी आग और उसके बाद आई लंबी रुकावट ने भारत को इस दौड़ में पीछे ढकेल दिया। अब सरकार एक बार फिर इस सेक्टर में बड़ा दांव खेल रही है और इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था की उम्मीद माना जा रहा है। इसी के साथ सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा हुए। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 25 के बीच 7 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 400 से बढ़कर 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। लेकिन रोजगार को लेकर बहस खत्म नहीं हुई है। बड़ी संख्या में युवा आज भी सरकारी नौकरियों और स्थायी रोजगार की तलाश में है। यही वजह है कि रोजगार का मुद्दा आज भी राजनीति और
अर्थव्यवस्था के केंद्र में बना हुआ है। अगर पिछले 12 सालों की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की सूची बनाई जाए तो उसमें यूपीआई का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। सब्जी वाले से लेकर सुपरमार्केट तक भारत की भुगतान व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। वहीं 2026 में यूपीआई के जरिए लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए। यूपीआई ने न सिर्फ नकदी पर निर्भरता कम की है बल्कि भारत को डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में वैश्विक पहचान भी दिलाई है। यह वह क्षेत्र है जहां सरकार के दावे और जमीनी हकीकत लगभग एक सी दिखाई देती है। लेकिन अर्थव्यवस्था की कहानी सिर्फ उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। सरकार का दावा है कि महंगाई नियंत्रण में है और खुदरा मुद्रास्फीति 3 से 4% के दायरे में बनी हुई है, लेकिन आम लोगों का अनुभव कुछ अलग कहानी कहता है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ती जा रही है, परिवारों के बजट पर दबाव बना रही है। दूसरी तरफ युवाओं में बेरोजगारी बड़ी चुनौती बनी हुई है। लाखों युवा रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में है। कृषि क्षेत्र में भी चिंता का विषय है। देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी में कृषि का योगदान अपेक्षाकृत कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीक और नई सोच की जरूरत है। मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की बात करें तो जीएसटी को पिछले एक दशक का सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार माना जाता है। जीएसटी ने पूरे देश को एक टैक्स व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश की। वही आयकर व्यवस्था में बदलाव कर मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास भी किया गया, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी अनुपालन अब भी चुनौती बना हुआ है। अब सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तेज विकास दर के साथ रोजगार, निवेश और आय वितरण में भी बड़े सुधार होने जरूरी है। 12 साल पहले देश ने एक उम्मीद को चुना था। आज 12 साल बाद उस उम्मीद का रिपोर्ट कार्ड सामने है। कहीं चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कहानी है, कहीं यूपीआई डिजिटल क्रांति है, कहीं सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भर भारत का सपना। लेकिन कहीं बेरोजगार युवा भी हैं, कहीं महंगाई से जूझता मध्यम वर्ग भी है और कहीं वो किसान भी हैं जो आज भी बेहतर आमदनी का इंतजार कर रहा है। इसलिए मोदी सरकार के 12 साल का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि भारत कितना आगे बढ़ा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के 140 करोड़ लोग भी उतना ही आगे बढ़े। क्योंकि सरकारें अपने काम गिनाती है, विपक्ष अपनी आलोचनाएं गिनाता है, लेकिन इतिहास सिर्फ एक चीज गिनाता है कि सत्ता के लंबे दौर ने आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव लाया। 12 साल पूरे हो चुके हैं। तालियां भी हैं, तारीफें भी हैं, आलोचनाएं भी हैं और सवाल भी हैं।